इस लेक्चर में हम इंटरेक्शन डायग्राम्स की तीसरी डायग्राम एक्टिविटी डायग्राम के बारे में बात करेंगे। एक्टिविटी डायग्राम के कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन से सिंबल यूज़ किए जाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि एक्टिविटी डायग्राम सिंपल एग्जांपल की मदद से कैसे क्रिएट की जाती है। इंटरेक्शन डायग्राम्स बुनियादी तौर पर डिस्क्राइब करती हैं इंटरेक्शन, मुख्तलिफ इंटरेक्शन पार्टनर्स के दरमियान। बुनियादी तौर पर वो सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस होती हैं, बिकॉज इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स थ्रू मैसेजेस। और जितनी भी इंटरेक्शन डायग्राम्स हमने डिस्कस किए वो नॉर्मली मॉडल करती है कंक्रीट सिनारियो को, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। तो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और हवालों के ज़रिए स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली जो इंटरेक्शन होती है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है। इंटरेक्शन डायग्राम्स बुनियादी तौर पे बिहेवियरल व्यू को कैप्चर करती हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए नॉर्मली सिस्टम की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए यूएमएल की 4 डायग्राम्स हैं। अभी तक हम सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम एक्टिविटी डायग्राम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली तो जो फंक्शनलिटी है सिस्टम की शुरू में तो रिप्रेजेंट की जाती है यूज़ केसेस के हवाले से, जो कि डिस्क्राइब करते हैं सिस्टम की मेन एक्टिविटीज़ हैं यूज़र के हवाले से। लेकिन यहाँ पे जब हम बिहेवियरल मॉडलिंग करते हैं वहाँ पे फिर वो देखा जाता है कि ये एक्टिविटीज़ हैं ऑब्जेक्ट्स की वो कैसे परफॉर्म की जाती हैं ओवरऑल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए। बिहेवियरल मॉडलिंग में हम डिटेल्स प्रोसेस की, किसी भी प्रोसेस की सिस्टम के हवाले से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस तो बुनियादी तौर पे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं अंडर गिवन कंडीशनल सिचुएशंस के हवाले से। अब इसमें फिर वो ये इंटरनल फ्लो होता है जो एक प्रोसेस को कंट्रोल करता है सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को, उसको बुनियादी तौर पे मॉडल किया जाता है। और इसके हवाले से जो एक्टिविटी डायग्राम्स हैं वो विजुअलाइज करती हैं डायनामिक नेचर ऑफ द सिस्टम को। नॉर्मली एक्टिविटी डायग्राम इस्तेमाल की जाती हैं डिटेल प्रोसेस की, नॉर्मली उसको मॉडल करने के हवाले से कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स क्लासेस हैं आपस में इंटरेक्ट करते हुए जो सिस्टम की वर्किंग को कैसे डिपिक्ट किया जा सकता है। एक्टिविटी डायग्राम जस्ट लाइक सीक्वेंस डायग्राम की तरह पे जो मॉडल करते हैं प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ को डिफरेंट लेवल्स पे किया जा सकता है उसको। एक तो है कि हाई लेवल वर्क फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मोटी मोटी बातें जो है कि सब कंपोनेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स में कैसे इंटरेक्शन होती है। दूसरा ये कि ये डिटेल्स है कि एक यूज़ केस डिस्क्रिप्शन के हवाले से देखते हुए कि एक यूज़ केस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव में। और बाज़ दफ़ा नॉर्मली जो एक्टिविटी डायग्राम है वो अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ की जाती है कि यूज़ केस डिस्क्रिप्शन की बजाय हम एक्टिविटी डायग्राम इसको वीएल फॉर्म में उसको दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई डिटेल ऑपरेशन जो जितने भी क्लासेस के ऑपरेशन वगैरह डिफाइन किए सारे कैसे एग्जीक्यूट होंगे उसको स्पेसिफाई करने के लिए भी हम एक्टिविटी डायग्राम यूज़ कर सकते हैं कि जी उसकी जो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन है उसको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में या सूडो कोड में लिखने की बजाय हम इसकी एक्टिविटी डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्टिविटी डायग्राम का बुनियादी तौर पे तो मकसद ये होता है कि जी आप जो ह्यूमन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम की मदद से वो उसको मॉडल कर सकें।
फिर जो सिस्टम की सारी फंक्शनलिटी है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एक विजुअल फॉर्म में, और जो भी डिटेल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं सिस्टम के हवाले से उनको भी नॉर्मली डिपिक्ट करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम्स यूज़ करते हैं। बुनियादी तौर पे तो एक्टिविटी ये सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जी, उसकी एक स्टेट होती है, स्टेट है यहाँ पे इंटरनल एक्शंस हैं एंड वन और मोर आउटपुट ट्रांजैक्शन। जाहिर है कि इस एक्टिविटी है उसकी कोई इनपुट होगी देन उसकी कोई आउटपुट भी होगी। जो आउटपुट ट्रांजैक्शन आउटगोइंग ट्रांजैक्शन है वो बुनियादी तौर पे जो इंटरनल एक्टिविटी है उसकी नॉर्मली ख़त्म होने का पता देती है। अगर किसी भी एक्टिविटी की एक से ज़्यादा आउटगोइंग ट्रांजैक्शन निकलें, आउटकम्स हों, तो वो जो कुछ कंडीशंस के तवसत से उनको फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्टिविटी डायग्राम में नॉर्मली यूज़ की जाती है जो ट्रेडिशनली किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा होती है, सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन। ये जो सारी है लॉजिक डिपिक्ट करने के लिए किसी भी प्रोसेस की, ऑपरेशंस की, उसके लिए यूज़ की जाती हैं। तो उसके लिए बड़ी आसानी के साथ हम एक्टिविटी डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो बुनियादी तौर पे तो इन पैरेलल एग्जीक्यूट होती हैं, तो उनको शो करने का इसमें बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। तो आप दिखा सकते हैं कि जी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं इन पैरेलल कैसे परफॉर्म की जाती हैं। हम सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि ये एक्टिविटी डायग्राम के कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। फिर उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हम सिंपल एग्जांपल्स की मदद से एक्टिविटी डायग्राम क्रिएट करेंगे। था कुछ बुनियादी तौर पे तो ये फ्लो चार्ट की तरह ही होता है जी, लेकिन इसमें फिर पैरेलल प्रोसेसेस जो भी एग्जीक्यूट हो होते हैं एक्टिविटीज़, उसको भी शो कर दिया जाता है। नॉर्मली एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है किसी भी टास्क की परफॉर्मेंस विद इन दैट पर्टिकुलर वर्क फ्लो कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और कैसे चीज़ें एक्चुअली एग्जीक्यूट की जा रही हैं। यहाँ पे फिर प्रोसेस और डेटा को डिपिक्ट किया जाता है जी, डिस्क्राइब करी जाती हैं एक्टिविटीज़ और फ्लोज ऑफ डेटा, डिसीजंस वगैरह भी अगर बात होती हैं, डिपेंडेंसी होती है कि कोई भी एक्शन है किसी डिसीजन के हवाले से ही परफॉर्म किया जाता है, उसमें भी फिर वो जो डिसीजंस वगैरह हैं उनको डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है। बाद दफ़ा ये एक ब्रॉड व्यू भी बिजनेस प्रोसेसेस के जितने भी हैं आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किन कंडीशंस के तहत आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए भी एक्टिविटी डायग्राम बड़ा अच्छा। नॉर्मली अब हम कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। एक्टिविटी ये रिप्रेजेंट की जाती है बाई ए राउंडेड रेक्टेंगल जी। रेक्टेंगल है उसके जो नॉर्मली कोने वो राउंडेड होते हैं। जो भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है सेक्टरी में उसके अंदर वो लिख दिया जाता है। फिर इसी तरह और उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल आपके पास सामने नजर, और इस पे यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि क्या एक्टिविटी है, उसका नाम क्या है, कुछ। और एक्टिविटी डायग्राम में स्टार्ट स्टेट होती है जी, जो कि पता देती है कि जी ये बिगनिंग ऑफ वर्क फ्लो है, यहाँ से शुरू होता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो है ना सॉलिड सर्कल रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्लैक सॉलिड सर्कल। बहुत रेयर होता है कि जी एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स हों। नॉर्मली एक्टिविटी डायग्राम एक स्टार्ट स्टेट होती है और एक से ज़्यादा एंड स्टेट्स होती है। एंड स्टेट जो रिप्रेजेंट करती है फाइनल या टर्मिनेशन स्टेट है किसी भी एक्टिविटी डायग्राम की, और इसको बुनियादी तौर पे बुल्सआई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं। स्ट्रेट ट्रांजिशन जो बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है और नॉर्मली सीक्वेंस की फॉर्म में भी हो सकती हैं और कंडीशनल की आइट्रेशन के पर्सपेक्टिव में भी, तो वो एक दूसरे को बुनियादी तौर पे फॉलो करती हैं, और उसके लिए हम एरो यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड एरो लाइन, और ये चार बुनियादी तौर पर सिंबल। जाहिर है कि जी ये तो एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बाज़ दफ़ा चीज़ों के लिए अपने को डिसीजंस भी करने पड़ते होते हैं कि जी सर्टेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं अगर कुछ कंडीशंस सही हों।
वहाँ पे फिर वो डिसीजन मेकिंग का आ जाता है। कंडीशन लॉजिक वगैरह जो भी ऑपरेशंस के हवाले से है जब हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे लिए फिर जो है ना जी जो आपने लॉजिकल डिसीजन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन, उसको डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है जी। बाद दफ़ा गार्ड कंडीशंस भी होती हैं जो ट्रांजिशंस को बुनियादी तौर पर कंट्रोल करती हैं। ऑल्टरनेट ट्रांजिशंस हैं जो एक दूसरे के बाद कंप्लीट की जाती हैं। बाद दफ़ा ये है कि एक सिंक्रोनाइजेशन बार भी यूज़ किया जाता है टू समहाउ डिपिक्ट करने के लिए कि कंकरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो वर्क फ्लो में कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक यूज़ केस के हवाले से हम डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो उसमें ये सिचुएशन होती है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो वो अगर वो 3-4 एक्टिविटीज़ इन पैरेलल एग्जीक्यूट हो रही हैं तो उनको फिर नॉर्मली अगली एक्टिविटी तभी स्टार्ट होती है जब वो सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए फिर एक सिंक्रोनाइजेशन बार यूज़ किया जाता है और ये बुनियादी तौर पे थिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है, डिपेंड करता है कि आप वर्टिकली इसको एक्टिविटी डायग्राम को क्रिएट कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन। तो यहाँ पे फिर ये आपके पास वर्टिकल लाइन है वो इंडिकेट करती है जी कि यहाँ से अगर एक यहाँ से एक्टिविटी यहाँ से कंप्लीट हो रही है, एक दूसरी जगह से कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे फिर आके उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए नॉर्मली ये हॉरिजॉन्टल बार यूज़ किया जाता है ताकि ये पता दे कि ये एक्टिविटीज़ अगली एक्टिविटी तभी शुरू होगी जब ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। ये अब हम इसको समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये सिंपल है जी, स्टार्ट है, एंड है, इन बिटवीन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ कोर्स फॉलोड बाय वन अनदर, तो ये हम कर सकते हैं। बट हर दफ़ा ये सिचुएशन तो नहीं होती, बाद दफ़ा आपको कंडीशंस की बुनियाद पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर ये डायमंड का है जी, ब्रांच है, एक इनकमिंग ट्रांजिशन है, 2 आउटगोइंग है जी यहाँ से। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली तो फ्लो चार्ट में ये तो कॉमन है, लेकिन ये मर्ज वाला फ्लो चार्ट में नहीं होता। तो यहाँ पे फिर ये होता है कि ये एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ नॉर्मली यहाँ पे रीच करते हुए फिर उनकी बुनियाद पे डिसीजन किया जाता है और फिर इसकी 8 आउटकम है। तो ये बुनियादी तौर पे ब्रांच सिंबल है, ये वाला जो मर्ज सिंबल है। इसी तरह 2 है जी नॉर्मली सिंबल जो यूज़ किए जाते हैं, अभी हमने सिंक्रोनाइजेशन की बात की थी, वहाँ से एक होता है फोक, एक होता है बुनियादी तौर पे ज्वाइन। ज़ाहिर है कि एक स्टेज से यहाँ से 2 पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं, इसको बुनियादी तौर पे फोक कहा जाता है। जब ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए बार यूज़ करते हैं इसको ज्वाइन कहा जाता है कि इस स्टेज पे एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है कंप्लीशन के बाद ज्वाइन करेंगे, फिर अगली एक्टिविटी बुनियादी तौर पे परफॉर्म होगी। तो ये बेसिक सिंबल्स हैं जी, फ्लो चार्ट से थोड़ा सा हटके। फ्लो चार्ट में ये सिंबल्स नहीं होते, लेकिन ओवरऑल लॉजिक बुनियादी तौर पे शो की जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड्स के पर्सपेक्टिव मर्ज में ही है कि जी 2 गार्ड्स जो पॉइंटिंग टू 1 कंटिन्यूएशन के पर्सपेक्टिव में। ये हम समराइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम है, ये स्टार्ट सिंबल है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड एंड सिंबल है, सारा कुछ ना एक्टिविटी है जी। तो यहाँ से फिर ये कि जी अगर वो कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन के हवाले से, एक कंडीशन 1 है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जी अगर कंडीशन 1 सही है तो उसमें फिर आप जो है राइट साइड पे जो एक्टिविटी है उसको सलूट करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे फिर आप देखते हैं कि हमारे पास ए बुनियादी तौर पे फोक है, यहाँ से 2 जो एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली वो शुरुआत करेंगी। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, फिर दूसरी एक्टिविटी है। इन दोनों एक्टिविटीज़ को बुनियादी तौर पे यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन है, ये हॉरिजॉन्टल बार अभी जिसकी हमने बात की थी कि दोनों जब कंप्लीट करेंगी फिर ये वाली एक्टिविटी शुरू की। तो हमने ये सारे सिंबल्स हैं एक लॉजिकल रिलेशनशिप में कि ये नॉर्मल फ्लो है कि यहाँ पे कंडीशन एक्टिविटी चेक की जा रही है, कंडीशन ट्रू है 1, तो यहाँ पे कंडीशन 2 है, तो यहाँ से फिर ये है कि जी 2 एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगी, दोनों को जब वो कंप्लीट करेंगे फिर ये अगली एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमने देखा है कि जी यहाँ पे ज्वाइंट, ये फोक है, ये बेसिकली ज्वाइंट, और normally joint symbol which we use for parallel processes to start and parallel activities to somehow terminate.
सिंपल एग्जांपल है जी एक्टिविटी डायग्राम की टू रजिस्टर कोर्स। तो आप देखते हैं कि जी नॉर्मली टू रजिस्टर कोर्स वन हैज़ टू फिल अ फॉर्म जी। फॉर्म फिल करने के लिए फिर ये डिसीजन करना पड़ता है कि जी आउट ऑफ दोज लिस्टेड कोर्सेज जो ऑफ़र किए जाए उसमें से एक कोर्स सेलेक्ट किया जाता है, ये भी एक एक्टिविटी है। फिर नॉर्मली ये कार्ड जो होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे तो नॉर्मली कार्ड सिस्टम आजकल ऑनलाइन है, तो वहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि जी नॉर्मली सिस्टम को सबमिट किए। यहाँ पे हम बात करें कि जी जो कार्ड फिल करके क्लर्क को सबमिट किया जाता है, क्लर्क को बुनियादी तौर पे वो फैसला करता है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन कंडीशंस। फिर के जी अगर तो उसने अप्रूव कर दिया, कंडीशन ट्रू है कि सब ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स वो कोर्स को रजिस्टर कर दिए तो और ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर वो नहीं है तो फिर नॉर्मली ये बाज़ दफ़ा ये कोर्सेज तो होते हैं सिलेक्ट किए जाते हैं, उस कोर्स में गिवन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं होते, या शायद वो जो कोर्स नॉर्मली ऑफरिंग नहीं किया जा सकता उस सेमेस्टर में, तो उसके लिए फिर वो एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जस्ट लाइक इन फ्लो चार्ट आप गो बैक टू द प्रीवियस एक्टिविटी सिचुएशन है। यहाँ पे हम देखा इसको आप बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकते हैं स्मॉल सिनारियो जो है या यूज़ केस डिस्क्रिप्शन के हवाले से। यहाँ पे फिर जो है जी एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग ईमेल्स है। आप देखते हैं कि एक्टिविटीज़ आप नॉर्मली लिख लेते हैं। नॉर्मली यही है कि जी अगर आप ईमेल्स को प्रोसेसिंग की ओवरऑल सिनारियो देखते हैं तो जाहिर है कि एक एक्टिविटी आप ओपन करते हैं ईमेल को, फिर आप डिसीजन करते हैं कि जी जो मेल है इम्पॉर्टेंट है जंक मेल है, तो अगर तो वो इम्पॉर्टेंट मेल है नॉट जंक, फिर आप मेल को रीड करते हैं, अदरवाइज़ आप वो मेल को फिर जंक आप डिलीट कर देते हैं। तो इन 4 एक्टिविटीज़ बुनियादी तौर पर प्रोसेसिंग ईमेल की, तो उसका हम बुनियादी तौर पे डिपिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखा ओपन ईमेल है जी, यहाँ पे डिसीजन है इस जंक, डिलीट मेल, इज़ इम्पॉर्टेंट, रीड मेल, एंड देन ऑफ कोर्स ये दोनों फिर एक्टिविटीज़ हैं, दोनों टर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने वो फैसला किया हुआ है और इसकी बुनियाद पे हमने बेसिकली एक्टिविटी, अगर वो जाहिर है कि ये एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि इट विल अगेन गो फॉर ओपन और रीड मेल जो सारा। तो ये एक बुनियादी तौर पे कंपाउंड स्टेटमेंट है कि ओपन मेल किया आपने तो उसमें जितनी भी मेल हैं एक एक करके सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी डिसीजन के परस्पेक्टिव। यहाँ पे अब छोटी सी एग्जांपल के जरिए एक्टिविटी डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जी कैलकुलेट रिस्क किया आपने, उसके बाद कंडीशन है कि ये रिस्क हाई है या रिस्क लो है। रिस्क हाई है तो फिर जो है कि आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है हायर अप से, अगर वो नहीं है रिस्क लो है तो फिर आप लोन इशू कर देते हैं। ये दोनों फिर यहाँ पे आके टर्मिनेट होते हैं कि फैसला होता है कि इधर से भी आया ये इधर से आया, एंड देन ऑफ कोर्स यू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर सिंपल सिचुएशन। यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं यहाँ से ब्रांच है, 2 ब्रांचें निकलनी हैं डिसीजन की बेसिस पे। यहाँ पे मर्जिंग हो रही है सारा कुछ नहीं, एक से 2 ब्रांचेस मर्ज कर रही हैं सारा कुछ, वो जो सिंपल हमने अभी यूज़ किए थे इसके कॉन्टेक्स्ट में डायमंड की बेस पे 2 इनकमिंग और 1 इनकमिंग 2 आउटगोइंग्स ना। ये अब हमारे पास है कि जी एक सिंपल एग्जांपल है कार पार्क की, यहाँ पे नॉर्मली बैरियर लगा हुआ है सारा कुछ ही, और इसके हवाले से हम देखते हैं कि जी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जी। मशीन कंट्रोल बैरियर है जी, और एंट्री से पहले वो टिकट्स इशू करता है बिफोर द कार कैन एंटर द पार्क, और जाहिर है जब फिर वापसी पे वो उसकी वो पेमेंट करनी पड़ती है उसको। तो उसके पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं कि जी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि ये ओवरऑल एक्टिविटी कार एंट्री की वो कैसे परफॉर्म की जाती है। बैरियर पे है जी ड्राइवर प्रेसेस द बटन, उससे पे टिकट डिस्पेंस हो जाती है, इस पर टाइम वगैरह लिखा होता है सारा कुछ ही, एंड बैरियर रेज हो जाता है। आफ्टर द कार एंटर्स द पार्क द बैरियर इज लोड ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर इस पैराग्राफ पे जो सारी एक्टिविटीज़ पैराग्राफ में हो रही है तो अगर हम फोकस करें तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, और फिर उनके लिए जो सिंबल्स भी यूज़ करते हुए हम बड़ी आसानी के साथ एक एक्टिविटी डायग्राम इस सिचुएशन के लिए कर सकते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे अगर हम ख़ास तौर पे इस पैराग्राफ में देखें यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो उसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे हम हाईलाइट कर देंगे, लेकिन आप वैसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि जी प्रेस द बटन, टिकट इज डिस्पेंस्ड, ये मशीन की एक्टिविटीज़ हैं, बैरियर रेज होता है, फिर उसके बाद कार एंटर्स है। तो ये जो बुनियादी तौर
पे ये सारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे पास हमने यहाँ पे ब्लू से हाईलाइट कर दी। प्रेस द बटन जी, टिकट्स डिस्पेंस होती है, फिर बैरियर रेज होता है, फिर कार एंटर होती है, फिर बैरियर लोअर होता है। तो इनको बुनियादी तौर पे हम सारे स्टार्ट सिंबल, एंड सिंबल, ये सारी सीक्वेंस में होती हैं जी, यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं है, तो हम बड़ी आसानी से इसको प्रेसेस बटन, डिस्पेंस टिकट, रेज बैरियर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी एक्टिविटी, एंड ऑल द सिक्स। ये सिंपल सिनारियो जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ इन ए गिवन सीक्वेंस परफॉर्म होती हैं और स्टार्ट से लेके एंड तक, एंड देन ऑफ कोर्स कार एंटर्स इनटू दैट पर्टिकुलर पार्किंग एरिया जी। अब आप देखते हैं कि ये हमने पहले वाली यूज़ केसेस में भी हमने डिस्कस किया था, क्लास डायग्राम के हवाले से भी वेंडिंग मशीन के हमने देखा था। तो सिंपल वेंडिंग मशीन एक्टिविटीज़ है, इंसर्ट मनी है जी, सिलेक्ट ड्रिंक है। यहाँ पे हमने फिर वो एक सिंपल सफिशिएंट मनी है जी, वो कंडीशन होती है, if a user is able to enter the sufficient money, then of course it will be able to press, or the machine will be able to dispense drink, otherwise not, no? तो एक छोटी सी है कि जिसमें जो एक्टिविटीज़ हमने लिस्ट की हुई हैं, इन एक्टिविटीज़ की मदद से हम जो है ना बड़ी आसानी के साथ स्टार्ट सिंबल, ये दो इन सीक्वेंस हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास जो डिसीजन वाला सिंबल आ जाएगा, फिर वो डिस्पेंसर नहीं तो फिर वो वापस आता है शुरू पे इंसर्ट मनी के हवाले से देखते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि जी insert money, select drink, sufficient money, yes, dispense drink, no, then of course it will be again asking the user to insert sufficient money so that this particular activity of dispensing drink could be completed. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन चीज़ों को एक हमने अब डिसीजन ऐड किया। यहाँ पे जी हमारे पास एन एक्टिविटी डायग्राम फॉर द वर्क फ्लो टू विदड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम जी, ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल कार्ड वगैरह। तो इस पर आप देखते हैं कि बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रीचिंग टू द एटीएम, इंसर्टिंग ए कार्ड, फिर पासवर्ड की बातें सारा कुछ ना। तो अगर हम देखते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हम लिस्ट कर लें तो हमारे पास ये बुनियादी तौर पे बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जी। यहाँ पे हमारे पास दो डिसीजंस हैं जी। आपने देखा होगा कि ये एक ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट करते हैं, विड्रॉ मनी, ट्रांसफ़र मनी, तो उसके बाद वो नॉर्मली एटीएम मशीन पूछते हैं कि जी आपने कोई और ट्रांजेक्शन्स करनी है, अगर है नहीं है तो फिर आपका जो कार्ड है जो नॉर्मली आपको वापस मिल जाता है, अदरवाइज़ फिर आप वो एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमने अभी देखा था एक ही डिसीजन था, इसमें हमारे पास दो डिसीजन हैं, तो उनको बड़ी यहाँ से आपके पास स्टार्ट सिंबल है, यहाँ पे आपके पास एंड सिंबल है, बाकी ये दो डायमंड्स रहेंगे, बाकी वो सारे एक्टिविटीज सिंबल है, और इस एक्टिविटीज़ को बड़ी आसानी के साथ हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जी स्टार्ट शुरू होता है व्हेन मेंबर कार्ड होल्डर रीचेस एटीएम, इंसर्ट कार्ड, एंटर पासवर्ड। यहाँ पे फिर ये होता है कि अगर हमने गलती से कोई और पिन नंबर कर दिया तो फिर अगेन कि जी पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं किया, फिर आप दोबारा से एंटर करते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है जी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म द ट्रांजेक्शन, फिर यहाँ पे पूछा जाता है यू वांट टू डू मोर ट्रांजेक्शन, अगर तो आप कहते हैं येस तो फिर वो नॉर्मली फिर ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट करते हैं, फिर वो सारी एक्टिविटी इसी तरह। अगर वो नहीं है तो फिर नॉर्मली ये जो कार्ड आपको नॉर्मली मशीन पे आपको रिजेक्ट कर देती है आपका कार्ड और आपको कार्ड मिल जाता है। ये हमने देखा है, दो एक एक करके हम देख रहे हैं कि ये सिंपल सीक्वेंस की देखी थी बातें, स्टार्ट सिंबल एंड देन ऑल द एक्टिविटीज इन सीक्वेंस। फिर हमने एक डिसीजन का देखा, फिर ऊपर जाते फिर यहाँ पे हमने दो डिसीजन देखे। तो इस तरह ये थोड़ा सा है ना एक्टिविटी डायग्राम एक नॉर्मली एक प्रोसेस की डिटेल को डिपिक्ट किया जा सकता है, ओवरऑल सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिपिक्ट किया जाता है कि कैसे बिजनेस वर्क फ्लो होता है और कुछ नहीं। ओके, एक इंटरेस्टिंग फीचर है एक्टिविटी डायग्राम्स का, स्विम लेन्स हैं जी। बुनियादी तौर पे जो है इस तरह कि जी एक से ज़्यादा बुनियादी तौर पे डिपार्टमेंट्स हैं या कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती है, तो उसको शो करने के लिए बुनियादी तौर पे स्विम लेन्स हैं कि हर जो एक्टर है या क्लास है, ऑब्जेक्ट है, वो अपनी अपनी लेन में जो बुनियादी तौर पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। उससे फिर थोड़ा सा डिस्कशंस के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर हो जाता है कि हमें पता होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स एक्टर्स कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह हमने यूज़ केसेस में डिस्कस किया था डिस्क्रिप्शन के हवाले से कि आप उसको 2 कॉलम फॉर्मेट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और उस पर पता चल जाता है कि यूज़र क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है
और इस सिस्टम की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा था कुछ ना। तो यहाँ पे फिर ये जो नॉर्मली स्विम लेन्स हैं नॉर्मली मदद देती हैं जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉडल करने के लिए ना। और जाहिर है कि आप एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं कि कौन क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। जाहिर है कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जी सारी बात एक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स की होती है। ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जी इनको कैसे किया जा सकता है। तो हम बुनियादी तौर पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से कि जी कौन कौन से कंपोनेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पहले CRC कार्ड वगैरह बना चुके हैं, तो वहाँ पे भी यही होता है कि CRC जो है क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेटर्स ना, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि कौन जो क्या काम करेगा। नॉर्मली ये है कि ये एक्टिविटीज़ जितनी भी स्विम लाइन में वो असाइन की जाती हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स इन क्लासेस को, और फिर उसी लेन्स में रहते हुए दे विल बी एबल टू समहाउ परफॉर्म दोज एक्टिविटीज़। ये उसका जो थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी डिफरेंट टाइम्स ना जो कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के वो बेशक भी प्रोसेस हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, क्लास और ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ना। सो दे बेसिकली परफॉर्म वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए। एंड नॉर्मली ये इस तरह की जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको ज़रा बेहतर तौर पे हम मॉडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विम लेन। नॉर्मली तो यही होता है कि जी पार्टीशंस करते हैं, और ये जो पार्टीशनिंग होती है वो बुनियादी तौर पे तो या तो क्लास की बेसिस पे हो जाती है या एक्टर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी ना। यहाँ पे फिर हम वो उसी को इसी तरह पाँच दफ़ा कुछ जगहों पे इनको पार्टीशनिंग भी कहा जाता है ना। नॉर्मली जब आप पार्टीशनिंग करते हैं क्लास और एक्टर के हवाले से, तो फिर हमें जो है ना न्यू एसोसिएशन वगैरह का भी पता चल जाता है ना कि ये कैसे है। यूज़ केसेस की फॉर्म में भी हम देख सकते हैं, पता चल जाता है ना। तो जब वो सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी यूज़ केसेस की इंटरेक्शन को सामने रखते हुए कर सकते हैं ना। यहाँ पे फिर वो जो है ना ईच जोन जो ये लोन लेन जिसको हमने कहा रिप्रेजेंट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, उन्होंने क्या कुछ करना है और फिर आप उसी तरह उनको विजुअली शो कर देते हैं। जब अगर हम स्विम लाइन्स यूज़ करते हैं तो ईच एक्टिविटी है वो बिलोंग करती है टू ओनली वन स्विम लेन। जाहिर है कोई क्लियर होता है कि ये तो नहीं हो सकता कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को दीजिए, वो एक को मिलती है। तो वहाँ पे फिर हम उसकी लेबलिंग कर लेते हैं स्विम लेन्स की, विच ऑब्जेक्ट और एक्टर क्लासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी ना, उसको फिर देखने के लिए आते हैं ना। तो हम जब भी यूज़ करते हैं, हम जो एक्टिविटीज़ हैं डायग्राम है उसको बुनियादी तौर पे वर्टिकल जोन्स में नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं बाई डैश और सॉलिड लाइंस ना, उस पर क्लियर पता चल जाता है। जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि यूज़ केस डिस्क्रिप्शन है, आप दो कॉलम्स में लिखते हैं, एक तरफ यूज़र होता है दूसरी तरफ मशीन होती है, सिस्टम होता है, तो उससे आपको पता चल जाता है। और सीक्वेंस में भी इसी तरह कि जी यूज़र ने क्या स्टेप लिया है, सिस्टम ने कैसे रिस्पॉन्स किया। तो यहाँ पे भी फिर उसी सूरत हाल है कि जी हर एक जो ऑब्जेक्ट क्लास एक्टर रिस्पॉन्सिबल अपनी जिम्मेदारियों के लिए, तो वो फिर हम पता लगा सकते हैं कि कैसे जो है ना और इनको अच्छी तरह से डिपिक्ट किया जा सकता है। ये हम सिंपल एग्जांपल है जी, जबकि हमारे पास है कि जी इशू लोन है। जाहिर है कि जी यहाँ पे अगर आप जब भी जाते हैं बैंक्स वगैरह में या ऑर्गेनाइजेशन में जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि जी एक जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट होता है, एक वो इशू लोन करने वाले जो भी एक वन विंडो ऑपरेशन है, तो वहाँ पे जिम्मेदारी होती है। फिर वो जो है कि जी कोई लीगल डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदारी लेते हैं सारा कुछ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमें जो है ना बड़ी वाजिया से तीन जो है ना जो लेन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आती हैं कि ये तीन किस्म के ग्रुप्स हैं या सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनको तीन जो बुनियादी तौर पे पार्टीशनिंग की जा सकती है इसकी तीन ग्रुप्स में सारा कुछ ना। एक तो ये हमें नज़र आता है कि रिजर्व मनी या फाइनेंस वालों का काम होता है कि जी पैसे वैसे एलोकेट करने सारा कुछ ना। दूसरा ये है कि जी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के प्रिपेयर करने हैं, मेक एन एग्रीमेंट, जी क्या कैसे रिटर्न होगा, क्या इंस्टॉलमेंट्स होगी, सारा कुछ ना। तीसरा फिर ये है कि जी ये जिम्मेदारी है कि ओवरऑल जो सारी चीज़ों को करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीन है, तो अगर हम इनको लेंस की फॉर्म में दे दें, उनको लेबल कर दें, तो फिर वो है कि हम यही बेसिकली डायग्राम बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
बाय यूजिंग द स्विम लेन्स। यहाँ पे ये कि फाइनेंस वालों की जिम्मेदारी है, हमने 9 लगा दी यहाँ पे 1 2 3 स्विम लेन्स नहीं। ये है जी डेस्क है जी, ऑफ कोर्स वन विंडो ऑपरेशन है, तो यहाँ पे डेस्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स एंड मेकिंग एन ऑफर एंड ऑल द थिंग्स। ये फ्री एक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखते हैं यहाँ पे ये पैरेलल थी, वो हमारे पास सिंबल उसी तरह लगे हुए हैं। एक से शुरुआत होकर 2 निकली हैं, फिर दोनों को सिंक्रोनाइज किया जा रहा था कुछ ना, इधर से एग्रीमेंट आएगा, इधर से रिजर्व मनी के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, तो तभी वो जो बुनियादी तौर पे ना लोन ऑफर किया जाएगा। ये देख सकते हैं कि बाज़ दफ़ा बड़ा आसान हो जाता है कि हम आसानी के साथ स्विम लेन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो CRC कार्ड की मदद से भी बड़ी आसानी के साथ हम एक्टिविटी डायग्राम डिफरेंट लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास भी यहाँ पे भी यही है कि जी आप थोड़ा सा गौर करें, देखें स्विम लेन्स की मदद से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिसीव ऑर्डर है, देन सेंड इनवॉइस है, देन रिसीव पेमेंट है, और इसके बाद ये है कि जी फिल ऑर्डर है, देन ऑफ कोर्स डिलीवर ऑर्डर है। यहाँ पे फिर दोनों चीज़ें आती हैं, पेमेंट और दो सिंक्रोनाइज होती हैं, यहाँ पे फिर क्लोज नॉर्मली ऑर्डर, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी वाज़ेह तौर पे जो 3 जो है ना हमें नज़र आती हैं, ये तो नॉर्मली फाइनेंस वालों का काम है कि जी यहाँ पे बात करते हैं। फिर ये बुनियादी तौर पे फुलफिलमेंट या डिलीवरी सेक्शन है, वो रिस्पॉन्सिबल है। ये बुनियादी तौर पे कस्टमर सर्विस है जी, जो हैंडल करती है इन चीज़ों को। तो इस पे भी हमारे पास जो है ना वाज़ेह से 3 है। एक तो ये है कि जी ज़ाहिर है कि जी ये जो कस्टमर सर्विस है वो बुनियादी तौर पे इनवॉइस सेंड करते हैं पेमेंट के लिए, फिर उसी के लिए डील किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा जो हमारे पास ये फुलफिलमेंट कह लें, डिलीवरी कह लें, फिर तीसरा फाइनेंस का। हम इसको बुनियादी तौर पे ये कि 3 स्विम लेन्स बना के फिर हम उनको लेबल भी लगा देते हैं साथ। इसलिए यहाँ पे फुलफिलमेंट है, कस्टमर सर्विस है, ये फाइनेंस है, 3 स्विम लेन्स है, और इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से, इसका प्लस पॉइंट है एक्टिविटी डायग्राम्स में नॉर्मली टू क्लैरिफाई दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये वही जो कार पार्क की एंट्री की बात की थी, ये हम एग्जिट की हवाले से बात करते हैं। जब वो ड्राइवर वांट्स टू लीव द कार पार्क जी, क्या करता है, वो एग्जिट बैरियर तक आता है और वो जो टिकट है वो फिर मशीन के हवाले करता है। जो मशीन जो कैलकुलेट करती है अमाउंट ड्यू जी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी देर के लिए गाड़ी पार्क की गई है। ड्राइवर जो है फिर वो पैसे पे करता है, इंसर्ट मनी इन द मशीन। अगर वो पैसे से अमाउंट से ज़्यादा है तो मशीन जो है चेंज भी प्रोवाइड करती है, और उसके बाद जो मशीन जो है ना बैरियर को रेज करती है, ड्राइवर कार लेके बाहर जाता है और फिर मशीन जो है ना बैरियर को लोअर करती है। तो इस पर अगर आप देखते हैं इस डिस्क्रिप्शन से, स्पेसिफिक सिनारियो से, हमारे पास 8 से 10 जो है ना एक्टिविटीज़ हैं, वो हम देख सकते हैं कि जी यहाँ पे कंडीशन है, कहाँ पे कैलकुलेशन है। तो हमने अगर इनको हाईलाइट करें, तो मैंने तो हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्राइव्स ये जानबूझ के मोर देन द अमाउंट जी यहाँ पे, क्योंकि डिसीजन वाला, बाकी तो सारी सिंपल एक्टिविटी सिंबल यूज होने हैं कि ड्राइव टू द एग्जिट बैरियर, पुट टिकट्स, कैलकुलेट, एंड देन ये यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ एक ही डिसीजन वाला सिंबल यूज होना है, तो हमने ये कि इफ इट इज़ मोर देन अमाउंट ड्यू, फिर उसके बाद दोनों ऑप्शन है कि जी 2 उसमें से निकलेंगे आउटकम ना, है या नहीं है ना जी, यस नो वाली बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी मदद से हम ये जो सारी चीज़ें हैं, हम उनको एक्टिविटी डायग्राम्स के सिंबल यूज़ करते समय हम आपको बड़ी आसानी के साथ इसको एक्टिविटी डायग्राम देख सकते हैं। ये वापस ये है जी ड्राइव टू एग्जिट बैरियर, वही जो सारी चीज़ें लिखी हुई थी उनको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इन गिवन सीक्वेंस। इंसर्ट मनी ये हमारे पास वो है एक्टिविटी है, यहाँ पर डिसीजन किया जा रहा है कि एक्सेस मनी है तो गिव चेंज है, ज़ाहिर एक मशीन की एक्टिविटी है, सारा कुछ ना एग्जैक्ट अमाउंट है। देन यहाँ पे फिर दोनों से एक ही जगह पे आके जुड़ती हैं चीज़ें। फिर रेज बैरियर है जी, ड्राइव आउट ऑफ द कार बैरियर। अब इसी को और थोड़ा सा बेहतर तौर पे करने के लिए हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हम स्विम लेन्स इस एक्टिविटी डायग्राम में बुनियादी तौर पे डाल सकते हैं। तो इसके 2 बुनियादी तौर पे नज़र आ रही हैं हमें जी, जो सेक्शन अगर हम करना चाहते हैं, पार्टीशनिंग करना चाहते हैं। एक तो है कि जी ड्राइवर का रोल है, ड्राइवर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ मशीन परफॉर्म कर रही है। तो उन दोनों को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बड़ी आसानी के साथ 2 जो है ना नॉर्मली स्विम लेन्स बनेगी, एक ड्राइवर की होगी
और उसमें सीक्वेंस के हवाले से उसी तरह हम एक्टिविटीज़ जिस तरह भी हमने एग्जांपल देखी थी तो यहाँ पे हम वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि जी यहाँ पे सिंबॉलिकली विजुअली शो करने के लिए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले कि जी ड्राइवर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, कौन सी उसकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हमने उनको कर दिए। ये 4 है जी आउट ऑफ दोज 10 एक्टिविटीज़ जो है ना, 4 जो है ड्राइवर जो है पिक मशीन एंड देन इंसर्ट मनी और फिर यहाँ पे ड्राइव आउट ऑफ द कार। ये हम देख सकते हैं कि जी ये जो एक्टिविटीज़ है हम एक स्विम लेन में डालेंगे। फिर दूसरा हमारे पास आ जाती है मशीन की एक्टिविटीज़, उनको भी हमने रेड की फॉर्म में किया हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज़ हैं, 10 में से 4 ड्राइवर की हैं और 6 मशीन की हैं, सारा कुछ है। तो अब हम यहाँ पे जो ना स्विम लेन्स बना के हम देखते हैं कि जी ये फिर जो है ना एंड पे एक्टिविटी आएगी, ये मशीन की आ जाएगी, ये मशीन की तरफ आएगी, उसके बराबर में कुछ नहीं होगा यूज़र की एक्टिविटी। और इस तरह फिर हमें बेहतर तौर पे नॉर्मली क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि जी ये चीज़ें कैसे परफॉर्म। तो इसकी जो स्विम लेन के साथ लेंस के साथ एक्टिव डायग्राम है वो कुछ ऐसी होगी। ड्राइवर है, मशीन है, यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ हैं, मशीन कैलकुलेट अमाउंट है, इंसर्ट मनी है। तो आप देखते हैं यहाँ पे 2 कॉलम 2 ही बनी स्विम लेंस है। यहाँ पे ये फैसला मशीन ने करना एक्सेस मनी है कि नहीं है, गिव चेंज एंड ऑल दिस थिंग्स। आप देखते हैं यूज़र के हिस्से में 4 है, 4 जिम्मेदारियाँ एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे 6 कुछ नहीं। तो वो एक बड़ी सिंपल सी है। इसके बाद हम एक और लेक्चर करेंगे एक्टिविटी डायग्राम में जहाँ पे कुछ जो है बाद दफ़ा ये है कि जी आप ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी विच पर्टिकुलर, यहाँ पे तो हमने एक्टर्स की बात की थी, बाद दफ़ा इन बिटवीन ये कि ना कुछ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनकी इंसिशिएशन होती है और उनकी मदद से एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। तो अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स की मदद से देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह को कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं एक्टिविटी डायग्राम में, और एक दो नॉर्मली केस स्टडीज़ को भी, ख़ास तौर पे हायर एंड राइड बाइक वाली जो केस स्टडी है उसके हवाले से भी, इशू बाइक की एक्टिविटीज़ और या कोई लाइब्रेरी के हवाले से जो एग्जांपल उसकी हमने इशू बुक ना रिजर्व बुक वाली वो किसी चीज़ें डिस्कस करते हुए थोड़ा सा और बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर